नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। 19 अप्रैल से भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी चुनावी महासमर का जो श्री गणेश हुआ था, वह आज कई पायदान पार करते हुए 7वें चरण के आज अंतिम फेज में 1 जून को शाम 6 बजे ठीक घड़ी की सुइयां जैसे पहुंची, वैसे ही खत्म होता हुआ नजर आया। इसके साथ ही नौतपा का जो 7वें छठे चरण में जो नौतपा का चक्र शुरू हुआ था, यानी 9 दिन तापमान के, वह भी उसके साथ जुड़ गया था और उसको चुनावी तापमान से जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसे में तमाम टीवी चैनल डिबेट पर एक तरीके से नौतपा शब्द भी जो है लोगों को काफी लुभाने का काम कर रहा था। हालांकि नौतपा की स्थिति यह थी कि ऐसे मतदान की स्थिति में, ऐसे चुनावी, इसको आप जो है गर्मी न कहे, एक तरीके से चुनावी लू के बीच इस बार जो है भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़ा चुनावी पर्व का जो है आगाज हुआ और इसकी संपन्नता यहाँ पर हुई। आइए हम बात करते हैं कि इस 7वें चरण के आखिरी फेज में जो चुनाव हुआ, जो यूपी की 13 सीटों पर और देश के जो है 57 जो है सीटों पर हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और यूपी जैसे तमाम ऐसे और पंजाब जैसे तमाम अहम राज्य शामिल थे। हालांकि देखा जाए, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख जो नेता है, वह दिल्ली जो है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर जो मंथन शुरू हो गया था। और इसके साथ ही 6:30 बजे के बाद जैसे ही एग्जिट पोल जो है बैंड का जो जो एक लोगो था वह हटा, उसके बाद से ही टीवी चैनल पर जो डिबेट का जो दौर शुरू हुआ, वह काफी आकर्षक है, काफी चौंकाने वाला है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो उन आंकड़ों में ऐसी कोई बहुत सरगर्मी देखने को नहीं मिल रही है। इस बार भी ज्यादातर अभी तक आंकड़े जो है घंटे 2 घंटे को अगर खंगाला जाए, देखा जाए तो एनडीए को ही जो है पूर्ण बहुमत के करीब माना जा रहा है। ऐसे में इस बार समीकरण बदल चुके हैं। जो पिछली बार, पहली बार जो 2014 में मोदी का लहर था, दूसरी बार कुछ और लहर था, इस बार ऐसा कुछ लहर देखने को नहीं मिला। फिलहाल ईवीएम मशीन में जो है मतदान हुआ, कैद हुए। अब 4 तारीख को यानी 2 दिन बाद सुबह 11 के बजे के बाद से ही सबकी किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी और यह तय होगा कि देश प्रदेश की जनता जनार्दन ने किसको सत्ता की चाबी सौंपी। आइए इस पर हम बात करते हैं। इस समय हमारे जो है तरुण मित्र मीडिया पोर्टल के यहाँ पर हमारे इंचार्ज हैं और राजनीतिक खासकर जो है अपने टिप्पणियों के बड़े जाने जाते हैं, कर्मवीर यहाँ पर हैं। और लगातार इन्होंने अभी जो है गाजीपुर, बनारस, जौनपुर का दौरा किया, पश्चिमी यूपी का भी दौरा किया, इसके पहले उत्तराखंड का भी इन्होंने दौरा किया, जो पहले चरण में ही चुनाव समाप्त हो गया था। आइए इनसे बात करते हैं इस आखिरी चरण के, खासकर यूपी को फोकस करते हुए। और जो भाजपा में जो एक लहर, जो एक 400 का पार का नारा दिया जाता था, उस पर हम बात करते हैं। तो करमवीर, क्या लग रहा है इस बार को आपको? क्या ये 400 पार का नारा केवल एक शगुफा था? नहीं, वो शगुफा था। उसको बाद में मोदी जी ने भी माना और उसको अमित शाह ने भी माना। देखिए, 400 पार वार का नहीं मामला है। मामला ये है, ये 300 पार नहीं जा पा रहे हैं। जो एग्जिट पोल भी अभी दिखा रहा है फिर हाल तक, उसके हिसाब से भी ये 300 नहीं जा रहे हैं। अगर बात यूपी करें तो 55.60%, 6 बजे तक का चुनाव आयोग का आंकड़ा है। और टोटल ओवरऑल जो 8 राज्य की 57 सीटें थी, उसमें 59.36 है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है हिमाचल में, तो सॉरी पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे हिमाचल रहा। सबसे फीसदी हर चरण की तरह यूपी और बिहार रहा है। मतलब जहां पर एक तरीके से देखा था 80 और 40, मतलब 120 लोकसभा सीटें, जहां जो जो सरकार बनाने में जिसका बहुत बड़ा एक अहम योगदान होता है, और जो खासकर जो है एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण इन दोनों 2 राज्यों की भूमिका होती है। और वहां पर इसमें बिहार में जो है नीतीश बाबू की सरकार है, जो इसमें फिलहाल जो है जो पलटूबाज कहे जाते हैं, इसमें मोदी के साथ दोबारा आ गए हैं। ऐसे में क्या रहा, लेकिन अगर पिछले अगर 1.5 दशक की बात करें, 2 दशक की बात करें, अब तक जो भी एग्जिट पोल हुए हैं चुनावों को लेकर, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर, वह कहीं ठहरते हुए बाद में रिजल्ट के बाद नजर नहीं आए हुए। क्या इस बार ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ये देखिए, इसमें एक सैंपलिंग होती है। जब कोई भी सी वोटर हो या कोई भी करता है, सैंपलिंग करता है। आंकड़े निश्चित तौर पर एक आसपास आते हैं, उनसे एक ट्रेंड तैयार किया जाता है और उसी ट्रेंड पे चलती है ये जितनी एजेंसियां होती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे ज्यादा चुनाव में प्रतिशत हर चरण में रहा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में क्या गुल खिलता है। इसके साथ साथ 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र वो स्टेट रहा है जो भाजपा विनिंग रही है। और जब तक एनडीए था, अब तक एनडीए था जब शिवसेना और पवार एक पार्टी थे। फिलहाल हम यूपी की बात करें, 80 लोकसभा सीटों, आज 13 सीटों पर जो मुख्य जो पूर्वांचल की सीटें, जहां सर पीएम मोदी बनारस से और सीएम योगी का गृह क्षेत्र गोरखपुर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उनके बेटे बलिया से लड़ रहे हैं, जो है नीरज शेखर, और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपील कर रहे हैं। और क्षेत्रीय दलों को साठगांठ, राजभर और चौहान का जो गुट है, इनको मिलाकर घोसी और तमाम ऐसी सीटें, इनको लेकर आपका क्या रुझान? जो 13 सीटें यूपी की थी,
ये वो सीटें हैं जो गंगा बेल्ट की हैं और ये सब जाति आधारित है, यहाँ किसी पार्टी वार्टी का नहीं। और यहाँ मिर्जापुर की जो घटक दल काफी अहम दल, यहाँ एनडीए लड़ रही थी, खाली बीजेपी नहीं लड़ रही थी। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन सबकी पार्टियां थी। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि चलिए मोदी जी की तो बात ना कीजिए, उनका तो खाली मार्जिन का है, ऊपर नीचे कितना होता है, उसमें भी कुछ चीजें हैं, अभी पेच है बनारस में। लेकिन जैसे आपकी मिर्जापुर सीट है जहाँ से अनुप्रिया पटेल लड़ रही थी, वो सीट फंसी हुई है। रॉबर्ट्सगंज जिले के आगे पकौड़ी लाल की बहू इस बार है। हाँ, रिंकी कोल है वहाँ पे, लेकिन रिंकी कोल का सत्यानाश उनके ससुर ने ही कर दिया, जो सवर्णों के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया था। अब उसके बाद अगर आप आइए तो अगर हम जौनपुर मछली शहर की बात करें, जौनपुर मछली शहर फंसी हुई सीट है। गाजीपुर में बात करें तो वहाँ अफजाल अंसारी जीत सकते हैं। हालांकि मजे की बात है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पिछले एक महीने डेरा डाले थे गाजीपुर में, उसके बावजूद भी कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा वो एक्टिव दिखे नहीं, ऐसा कुछ चुनाव में कहीं एक्टिव दिख नहीं सकते हैं क्योंकि उपराज्यपाल से संवैधानिक पद है। हाँ। अब उसके बाद अगर बलिया की बात करें तो वहाँ नीरज शेखर के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो कर रहे हैं वो है सनातन पांडे, सपा से लड़ रहे हैं। और बसपा ने वहाँ लल्लन यादव को लड़ा है, लल्लन यादव बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बात अगर देवरिया की करें तो देवरिया से भाजपा ने शशांक मणि को दिया है और कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को उतारा है। अखिलेश प्रताप सिंह वहीं के रहने वाले हैं, दोनों प्रत्याशी वहीं के रहने वाले हैं। बात अगर गोरखपुर की करें तो रवि किशन अगर चुनाव जीतेंगे तो खाली योगी आदित्यनाथ के नाम पे जीतेंगे, उन्होंने काम कुछ नहीं किया है। वो पूरे मतलब कुल मिलाकर माना जाए इस पूरे फैक्टर में मोदी योगी ही इस 13 सीटों पर उनका ज्यादा प्रभाव दिखेगा। कुछ नहीं और कुछ नहीं। राजभर की खुद घोसी सीट फंसी हुई है, उनका लड़का अभी 3 दिन पहले सभा में माफी मांग रहा था और बड़ बोले नेता माने जाते हैं। अगर घोसी से कहीं राजभर हार गए तो हमें लग रहा है कैबिनेट से भी आउट होंगे। मतलब उनका राजनीतिक अस्तित्व भी दांव पर लगा हुआ है। दारा सिंह चौहान भी वहां से विधानसभा चुनाव हार गए। अच्छा, एक ऊपर बात करते हैं, बहुत संक्षिप्त बात करेंगे। अगर मान लीजिए 4 जून को रिजल्ट आता है और कोई पूर्ण बहुमत सरकार ऐसा कुछ नहीं बनता है, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों में जो कि कहा जाएगा कि भाई भाजपा सत्ताधारी दल की है, ऐसे संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे क्या लग रहा कि अगर ऐसे में एनडीए या मोदी जी जो कह रहे हैं कि नहीं 400 पार नहीं, खैर अब नहीं हो सकता, 300 के करीब पहुंच गया, 272 के नीचे अगर आ गए, जो एक जादुई आंकड़ा है सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए, अगर उससे नीचे हो गए और सेकंड पे अगर ये उनका विपक्षी दल रहा, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किस तरह का तकनीकी पेच मतलब डाल के इसको फंसाया जा सकता है? देखिए, योगेंद्र यादव जी ने जो अपना सर्वे किया था उसके मुताबिक 240 से 260 बीजेपी को मिलनी है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे सबसे पहले आमंत्रित करता है और अगर वो बहुमत के आसपास है तो उससे कहता है कि आप दावा पेश कीजिए, सरकार बनाइए। अब चूंकि ये भाजपा है और ये अटल जी की भाजपा नहीं है, ये एन किरण प्रकार ऑपरेशन लोटस चला लेगी। और चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भाजपा की हैं और अभी तक वो कहीं ज्यादा एक्टिव नहीं रही हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा मणिपुर से लेकर किसी मामले में देखेंगे कोई ज्यादा हस्तक्षेप वो नहीं करती हैं। आदिवासी भले हैं, वो आदिवासी नाम पे बनाया गया तो होगा। हमें जो लग रहा है कि अगर बहुमत 272 से कम आती है भाजपा तो उनको राष्ट्रपति महोदया कह देंगी कि आप चले जाओ, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो राष्ट्रपति सीधे कहेगी भाई आपका रजिस्ट्रेशन है नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और आप उसके बाद उनको समय दे देगी और तब तक ऑपरेशन लोटस हम इसका कर लेंगे। ज्यादा होगा, हो हल्ला होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, दूसरा पक्ष ये कि एक आखिरी सवाल ये है कि सही कहा आपने कि इंडिया गठबंधन जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिलहाल इंडिया गठबंधन में कहने को सपा, कांग्रेस, बड़े बड़े आम आदमी पार्टी दल वगैरह ये लोग हैं, लेकिन अभी भी कोई एक समेकित कोई कंपोजिट इनका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है पूरे चुनावी मंच में। अलग अलग कहीं ये अपनी सीट आने के बाद फिर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएगी। आज इंडिया गठबंधन की शाम को मीटिंग थी दिल्ली में, तो खड़गे साहब का बयान आया कि हम 295 जीत रहे हैं। हाँ, ये आया। ठीक, अब इसमें एक टेक्निकल चीज है। टेक्निकल चीज ये है कि पंजाब में जो 12 सीटें हैं, कुछ एक अफवाह ये उड़ रही है कि अगर 12 सीटें आप आम आदमी पार्टी जीत गई तो भगवंत मान के बारे में एक अंदेशा जताया जा रहा है कि वो 12 की 12 एमपी ले करके भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है। क्या वो केजरीवाल को बाईपास कर जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। जेजीपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा में उसके सारे विधायकों को तोड़ लिया भाजपा ने। जेजीपी की पास आज के दिन में विधायक नहीं है, खाली उनका एक अध्यक्ष जो है वही विधायक बचा है। तो ये भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो 10-20 कम भी रहे तो वो इतना तो ऑपरेशन लोटस से निकाल लेंगे और सरकार बना लेंगे। कुल मिलाकर सरकार बनेगी मोदी की, लेकिन अब वो तेवर नहीं रहेगा जो 2014 या 2019 में था। मतलब विपक्ष खड़ा हो जाएगा। विपक्ष खड़ा हुआ। दूसरा, मोदी कभी भी साझे में काम करने के आदी नहीं रहे। गुजरात उसका उदाहरण है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे शंकर सिंह बघेला को आउट करके बने थे। तो मोदी का नेचर नहीं है
कि वो बहुत ज्यादा साझे में करें और 75 के हो जाएंगे तो हो सकता है कि केजरीवाल का सिकुफा काम करे, अमित शाह जी बना दिए जाए या नितिन गडकरी, हाँ कोई भी हो सकता है, या महाराज जी का, योगी जी का भी नाम हाँ बहुत लोग हैं। संघ का दखल होगा, संघ जिसे चाहेगा, और ये भी हो सकता है कि मोदी जी 2029 तक रहे, वैसे वो तो 2000। अच्छा मान लीजिए अगर रायबरेली से और अमेठी ये जो परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस की आ जाती हैं, 2-4 सीटें और आ जाती हैं, तो कांग्रेस की स्थिति सपा से किस तरह से वो अपना। देखिए निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा शेयर अगर किसी का है तो कांग्रेस का है, सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे देश में लड़ रही है। बाकी ये क्षेत्रीय दल हो, चाहे सपा हो, चाहे राकापा हो, चाहे ममता बनर्जी हो। अगर कांग्रेस को पिछली बार जो मिली थी 51 सीटें मिली थी, अब अगर कांग्रेस इस बार 80 से लेके और 120 तक पहुंची, तो आपको याद होगा कि 2004 में 145 सीटें केवल कांग्रेस पास थी और उसने गठबंधन की सरकार बना ली थी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। अगर इंडिया गठबंधन 200 सवा 200 के आसपास पहुंचा, 240 भी पहुंच गया, तो ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा। मतलब सारा मोदी का, सारा अमित शाह का सारा दांव फेल हो जाएगा। ऑपरेशन लोटस तो चलेगा। ऑपरेशन लोटस ये क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा। ऑपरेशन लोटस वही वो दौड़ तोड़ कर लेते हैं, कुछ को खरीदते हैं, कुछ के लिए ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, रुपया भी है। उसके अलावा आज बात ये भी हुई है कि अमित शाह ने लगभग 120 जिलों के कलेक्टर से बात की है डायरेक्ट। अब उन्होंने क्या पूछा है, क्यों फोन किया था, अब ये भी नहीं पता है। तो 120 कलेक्टर अगर चाह लेंगे तो सब कुछ होता है, कलेक्टर मत करना। चलिए ये हमारे साथ है चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक जानकार, खासकर यूपी के चुनाव को लेकर, जो और पंजाब में भी दौरा किया, उत्तराखंड में भी गए, बिहार में भी गए, ये करमवीर हमारे साथ है। और उन्होंने तमाम चुनावी संभावनाओं पर, चुनावी परिणामों पर जो है अपनी एक बात, अपनी कयास लगाई, बताई किस तरीके से एनडीए का जो एक समीकरण बन सकता है। तमाम इन्होंने संभावनाओं को जो है उजागर करने का काम किया, बताने का काम किया, तमाम सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं, क्या आगे जो स्थितियां परिस्थितियां बन सकती हैं, इन सब बातों पर उन्होंने बताया। फिलहाल यह भी बताया कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता है, अगर जादुई आंखें के करीब होती है, तो एनडीए या फिर मोदी शाह जो बात कही जा रही है, वो लोग भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो तिकड़मबाजी भी देखने को मिलेगी। ये 2 दिन का जो समय, 48 घंटे का समय है, ये काफी चौंकाने वाला होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति से यह पूरा देश प्रदेश बाहर निकल पाएगा। और जनता जनार्दन ने जो इस भीषण गर्मी में, जो बेहाल करने वाली गर्मी में जो है मतदान पर जाकर, मतदान बूथों पर जाकर अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। और यही नहीं, उसके साथ साथ मतदान की प्रक्रिया को, इस देश के सबसे बड़े लिखित संविधान, जो देश का सबसे बड़ा भारतीय लोकतंत्र है, जो है 543 लोकसभा सीटों के लिए जो मतदान कर्मियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, उसके लिए भी खबरिया टॉप की टीम की तरफ से पूरी तरीके से उनके लिए श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि। और साथ ही उन चुनावी मतदाताओं के लिए कि जो तमाम जो है पीड़ा को झेलते हुए, तमाम गर्मी को झेलते हुए उस बूथ तक पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि एक बेहतर सरकार, समृद्ध सरकार और अस्थायी सरकार इस देश को मिलेगा। और इसी तरीके से यह देश की संप्रभुता और अखंडता बनी रहेगी भारतवर्ष की। जैसा कि भारतवर्ष को कहा जाता है कि यह भारतवर्ष जो है वैश्विक, जो है एक तरीके से इसका वैश्विक पहचान है, तो यह बनी रहेगी। और साथ ही साथ मतदान का जो एक लोकतंत्र का जो व्यवहार है, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत और निखर कर सामने, सबके सामने आएगा। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। चुनावी गतिविधि या चुनावी परिणाम के हर एक करीबी अपडेट से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। कुमार रवि, कैमरामैन तनुष के साथ।